सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज अपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के सारे सवाल करेंगे जो हमसे जेई मेन 2022 जुलाई अटेम्प्ट में पूछे गए थे। जून अटेम्प्ट ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पिन कमेंट में भी है। और इसके अलावा बहुत जरूरी है कि आप जब इन सवालों को सॉल्व करें तो पहले आप खुद से ट्राई करें और फिर जाके इसका सोल्यूशन को देखें। आप इस प्रिंटेबल पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सिंपल ये 4 स्टेप है। आप इसके अलावा 2019 से लेकर 2022 के सारे पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन में आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो अपना सवाल है, सवाल में हमसे क्या कहता है? सवाल में कहता है अ वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल and radius small r is clamped rigidly at one end. When the other end of the wire is pulled by a force of capital F, its length increases by 5 centimeter. So basically हमको change in length 5 centimeter दिया हुआ है। तो आप सभी यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला लगता है हुक्स लॉ का है, फोर्स अपॉन एरिया दैट इज योर स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। अब सर स्ट्रेन जो होता है दैट इज सर चेंज इन लेंथ अपॉन योर ओरिजिनल लेंथ। बात सही है एकदम? हाँ जी सर। तो अगर हम यहाँ पे बच्चा ध्यान से देखें तो ये आपका जो फोर्स है वो तो ठीक है, एफ ही है, राइट। एरिया क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर लिखोगे ना, रेडियस आर था। दिस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई x1 की वैल्यू हमको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे रखी है और लेंथ हमको कैपिटल एल ही दिया हुआ है। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर हमसे यहाँ पे क्या कहता है? फिर कहता है अनदर वायर ऑफ सेम मटीरियल, यानी यंग्स मॉडुलस सेम है, लेंथ अब 4l है, रेडियस 4r है और फोर्स भी 4f है। अंडर द सेम कंडीशंस द इंक्रीज इन लेंथ वुड बी हाउ मच? अब मान लेते हैं कि इंक्रीज इन लेंथ अब x2 है, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फोर्स कितना है? 4f है सर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी 4r का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16r स्क्वायर। सो r स्क्वायर और यहाँ पे 16 लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई ये अपना x2 है और लेंथ भी जो है अब 4l है। लेकिन यहाँ मजे की बात ये है कि ये 4 और ये 16 आपस में कट जाएगा। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में डिवाइड भी कर देंगे या फिर कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि x2 जो है वो आज भी आपको 5 सेंटीमीटर ही है। तो इस सवाल का सही जवाब 5 ही होने वाला है। क्लियर है एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम सवाल जो था आपको जुलाई में इसी हुक्स लॉ के ऊपर ही पूछा गया है ना। ध्यान से देखिएगा सवाल को। सवाल में क्या कहता है? सवाल में कहता है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोप यूज टू लिफ्ट अ लोड बाय अ क्रेन इज दिस मच। तो जिस रस्सी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस रस्सी का क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है। द मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ द क्रेन इज 10 मेट्रिक टन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? पहली बात, बच्चे ना इस मेट्रिक टन को देख के घबरा जाते हैं। बच्चा मेट्रिक टन का मतलब होता है 1000 किलो, यानी कि 10 इंटू 1000 kg हो जाएगा टोटल मास। द मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ द क्रेन इज दिस मच, यानी कि 10 मेट्रिक टन से ज्यादा वो रस्सी उठा नहीं सकती है। अगर उठाएगी तो शायद वो टूट जाएगी या वो डैमेज हो जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पे रस्सी का ना एक ब्रेकिंग स्ट्रेस है, एक अल्टीमेट स्ट्रेस है, उससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं। तो वो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी सर? स्ट्रेस जो होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सही बात है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो सिग्मा इज इक्वल टू, जो कि आपका सपोज कीजिए ब्रेकिंग स्ट्रेस है, तो इस सिचुएशन में ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना हो जाएगा? लिमिटिंग कंडीशन के लिए मैक्सिमम जो हम उठा सकते हैं वो है 10 मेट्रिक टन्स यानी कि mg। सो 10 इंटू 10⁻3, ये तो अभी kg हुआ है, इंटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमको यहाँ पे दे रखा है विच इज योर 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4। ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे कहता है टू इंक्रीज द लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ द क्रेन। हम चाहते हैं कि भैया वो क्रेन और ज्यादा वजन उठा सके। टू 25 मेट्रिक टन्स द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोप शुड बी व्हाट? तो देखिए ये जो सिग्मा भी है ना वो तो आपकी रस्सी की प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो आपकी रस्सी की प्रॉपर्टी है। तो सिग्मा भी आपका सेम रहने वाला है। लेकिन अब क्या हो गया है? आपने फोर्स को बढ़ाना है। फोर्स आप चाहते हैं 25 हो जाए, 25 मेट्रिक टन हो जाए, तो उसके करस्पॉन्डिंग एरिया अब कितना होना चाहिए? इक्वेशन नंबर 2। सो बेसिकली आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को है ना आपस में इक्वेट कर देना है, ठीक है। तो आप जब इसको इक्वेट करेंगे यू कैन क्लियरली सी क्या होने वाला है। 10 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10⁻⁻4 शुड बी इक्वल टू 25 बाई एरिया। दिख रहा है ना? ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं। बहुत सही बात है सर। तो यहाँ से एरिया कितना निकल के आ रहा है? ये अपना निकल के आ रहा है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू
25 डिवाइडेड बाई योर 10। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये आपको नीचे चल जाएगा, दिस इज योर 625 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6, और या फिर 6.25 इंटू 10 टू द पावर -4, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है एकदम? ठीक है, ध्यान रखना है, ये आपको मटेरियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, रस्सी को छोटा बड़ा करने से सिग्मा बी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, अ वेरी गुड क्वेश्चन, 26 जुलाई शिफ्ट 2। A uniform heavy rod of mass 20 kg, cross section area this much and length 20 meter is hanging from a fixed support. So basically आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि एक सपोर्ट है और यहाँ से एक रॉड जो है वो हैंग कर रहा है। नेग्लेक्टिंग द लैटरल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इसकी विड्थ नहीं चेंज हो रही है। द इलोंगेशन इन द रॉड ड्यू टू इट्स ओन वेट इज डैश x इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। सो इसको हम लोग यहाँ पे बच्चा ड्राइव नहीं करने वाले, हमने इसे अपने ही चैनल पे बहुत बार ड्राइव किया है, आपको एक बार दिखा भी देते हैं। इसमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है और इस प्रकार से एक रॉड अपने खुद के वजन के वजह से कितना इलोंगेट हो जाता है, उसका ये रिजल्ट है। चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू mg इंटू एल अपॉन 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यंग्स मॉडुलस। इसका डेरिवेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे स्टेप्स का इस्तेमाल किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। किस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं थ्रू आउट 11th एंड 12th, हमने उसको पर एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो किया था जिसमें 20 अच्छे क्वेश्चन थे, तो वो वीडियो का लिंक आपको नीचे मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल हमें इस फॉर्मूले की जरूरत है, mgl अपॉन 2ay। आपको ये फॉर्मूला हालांकि याद होना चाहिए, हमने इसे अपने शॉर्ट नोट्स वाले PDF में भी डाला हुआ है, बुक में भी डाला हुआ है, तो यहाँ पे आप सिर्फ फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। मास कितना है रॉड का? हैवी 20 kg है, सो 20। ग्रेविटी को हमसे 10 लेने बोल रहा है। लेंथ जो है उसकी 20 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है जनाब वो 0.4 है, और यंग्स मॉडुलस जो है अपना सर वो इतना है, 2 इंटू 10 टू द पावर 11 है। आपने जो है बस इसको सॉल्व करना है। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 25 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स। तो यहाँ पे जो आंसर है वो 25 हो जाएगा। ठीक है, वो आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ स्क्वायर एल्यूमिनियम जिसका शेयर मॉडुलस इतना है, स्लैब ऑफ साइड 60 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 15 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग फोर्स ऑन इट्स नैरो फेस। तो इसका चित्र, इसका डायग्राम जो है वो सही से बनाना जरूरी है। ये हम लोग फ्रंट व्यू बना रहे हैं, तो फ्रंट से तो आपको ये स्क्वायर दिखाई देगा, लेकिन टॉप जो है, टॉप में जो है ये क्यूब, ये आपको रेक्टेंगल है जो इसका टॉप है। समझ में आ रही मेरी बात? तो आपको माहौल कुछ इस प्रकार से है, जहां पे अगर हम डायमेंशंस की बात करें, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज योर 60 सेंटीमीटर, और ये जो 15 सेंटीमीटर है ना वो ये वाली चीज है, ये जो 15 सेंटीमीटर है वो ये वाली चीज है। ठीक है सर, आपको कैसे पता चला? क्योंकि हमसे कहता है कि आप जो फोर्स लगा रहे हो, शेयरिंग फोर्स ऑन इट्स नैरो फेस लगा रहे हो, और शेयरिंग फोर्स हमेशा आप इस तरीके से लगा रहे होते हो, इस तरीके से हमने एक फोर्स लगाया है इसके टॉप सरफेस पे, जिस कारण से होगा क्या, जिस कारण से इसका ये वाला जो फेस है, इसका ये वाला जो बॉडी है वो इस तरीके से पूरा डिफ्लेक्ट कर जाता है। बॉडी जो है पूरा इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाता है। सही बात है? तो हमसे यहाँ पे यही डिफ्लेक्शन पूछ रहा है। ये जो आपका डिफ्लेक्शन हुआ है ना, ये x से डिफ्लेक्ट हुआ है, हमसे यही पूछ रहा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर एज इज डैश माइक्रोमीटर, हमसे ये x पूछ रहा है। सो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, अगेन हुक्स लॉ लगेगा, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका यंग्स मॉडुलस नहीं है, यहाँ पे आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, राइट, मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन h, जहाँ पे ये आपका h होता है। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, f मल्टीप्लाइड बाई h डिवाइडेड बाई a इंटू दिस। सो फोर्स इज हाउ मच, कहाँ गया भैया, कितना फोर्स लगा रहे हो, 18 इंटू 10 टू द पावर 4, यहाँ पे लिखिए 18 इंटू 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज योर 60 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 0.6 मीटर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहाँ चला गया। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना सर, ये जो एरिया है ना वो ये वाला एरिया है, वो सर ये वाला एरिया है, एंड दिस एरिया इज नथिंग बट 0.6 इंटू 0.15। तो यहाँ पे लिखिए 0.6 इंटू 0.15, रेक्टेंगल है ना भाई साहब वो, और ईटा कितना है,
ये रहा आपका 25 इंटू 10 इसको आपको सॉल्व करना है। फिलहाल अभी ये आपको मीटर्स में है, आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको जो आंसर है वो निकल के आएगा, और बहुत ही सुंदर सा आंसर निकल के आएगा, दिस मच, यानी कि 48 माइक्रोमीटर्स। सो 48 जो है इसका जवाब होने वाला है। क्लियर है? ये आपको सिंपल कैलकुलेशन है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं। ये अपना है क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न में क्या कहता है। प्रश्न में कहता है स्टील वायर ऑफ लेंथ 3.2 मीटर, उसका यंग्स मॉडुलस, कॉपर वायर ऑफ लेंथ 4.4 मीटर, उसका यंग्स मॉडुलस, बोथ ऑफ रेडियस 1.4 mm आर कनेक्टेड एंड टू एंड, when stretched by a load the net elongation is found to be 1.44 mm, the load applied in Newton will be how much? So basically क्या है कि आपका पास इस बार है ना दो मटेरियल है और दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में अटैच्ड है, इस प्रकार से। ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है कि एक साइड से इसको हमें कहीं पकड़ के रखना होगा और आपने यहाँ पे कोई फोर्स लगाया F, ठीक है। तो जब आपका यहाँ पे इलोंगेशन हो चुका है, सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है, तो जाहिर सी बात है कि पूरे रॉड में ही आपका ये जो टेंशन होगा वो F के ही बराबर होगा। अच्छा, मान लेते हैं इस वाले को स्टील बोल देते हैं और ये वाला जो है आपका कॉपर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसके अंदर जो इलोंगेशन आया है दैट इज योर x1 और इसके अंदर जो इलोंगेशन आया है वो है x2। तो कहीं ना कहीं हमको तो सवाल में दे रखा है ना कि x1 प्लस x2 इज नथिंग बट योर 1.4 mm, 1.4 mm। ठीक बात है सर, लेकिन सर x1 x2 क्या है? तो भैया हमारे पास तो फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस चेंज इन लेंथ या फिर इलोंगेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहां से x का फॉर्मूला क्या बन जाता है, F इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू यंग्स मॉडुलस, ठीक है, यंग्स मॉडुलस। अच्छा, यानी हम x1 की जगह क्या लिखेंगे, फोर्स तो दोनों ही रॉड में सेम है तो F ही लिखते हैं, लेंथ पहले वाले का अलग होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है तो इसको A ही रखते हैं, और ये जो है जनाब आपका y1 हो जाएगा प्लस योर F इंटू L2 A इंटू y2 इज इक्वल टू दिस मच। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे सिर्फ F नहीं है एंड यू हैव एवरी सिंगल डेटा ओवर हियर। आप पाई को 22/7 ही पुट कीजिएगा, यहाँ पे एक स्टेप और लिख देते हैं, आप यहाँ से F को कॉमन खींच लीजिए, एरिया भी है ना बाहर में कॉमन ही खींच लो, तो ये आपका हो जाएगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, जहाँ पे रेडियस है 1.4 mm, यानी कि 1.4 इंटू 10⁻³ इसका होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में जो है आपका ये वाला टर्म आ जाएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। L1/y1, तो आपका पहला वाला जो लेंथ है वो 3.2 डिवाइडेड बाई दिस इज योर 2 इंटू 10⁻11 प्लस L2 आपका 4.4 है डिवाइड बाई 1.1 इंटू 10⁻11 दिस इज इक्वल टू 1.4 10⁻³ आपको देखने में लग रहा होगा कि शायद ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बच्चा बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इवन आपका ये जो 22/7 है वो भी बहुत सुंदर तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा, आप उसको कैंसिल आउट कर पाओगे किसी ना किसी के साथ। एंड व्हेन यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन यू आर गोइंग टू गेट ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर 154 यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये इक्वेशन क्लियर है। यहाँ पे सिर्फ यही इक्वेशन मेन था, बाकी तो फिर आपका कैलकुलेशन है पूरा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। In an experiment to determine the Young's modulus, steel wires of 5 different lengths, 1, 2, 3, 5 meter, but of same cross section, 2 mm square, were taken and the curves between extension and the load were obtained. The slope, extension by load of the curve were plotted with the wire length and the following graph is obtained. तो एक काम करते हैं ना, ग्राफ को पढ़ते हैं। इतना लंबा कहानी लिखा है लेकिन ग्राफ को तो एक बार देखो। जब वायर का ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर था, राइट, तब ये क्या है, दिस इज योर एक्सटेंशन अपॉन लोड, उसका जो रेशियो है वो 0.25 था, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5। बच्चे इस चीज को है ना जनरली इग्नोर कर देते या फिर भूल जाते हैं नोटिस करना। अच्छा,
इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील वायर इज दिस मच, तो हमसे x की वैल्यू पूछी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको एक बार हुक्स लॉ का फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा, दैट इज योर फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक बात है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस यूनिट को ध्यान से देखो। आपके पास यहाँ पे ना एक्सटेंशन अपॉन लोड है, तो ये जो लोड है ना वो आपका बेसिकली न्यूटन में है, तो बेसिकली वो फोर्स ही है, उसको सिर्फ मास मत कंसिडर कर लेना, पहली बात। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, हमें ग्राफ जो दिया हुआ है वो दिस वर्सेस दिस है, तो उसका यहाँ पे फॉर्मेट तो क्रिएट करो। दिस इज योर एक्सटेंशन अपॉन लोड। तो एक काम करते, ठीक बात है ना, इस f को यहाँ लेके आना पड़ेगा, तो ये आपको हो जाएगा L अपॉन ए, और ये y नीचे चला गया, दिस इज योर x अपॉन f। दिख रहा है? हाँ जी सर। और हमें x एक्सिस पे दिया हुआ है वायर का लेंथ, वो तो यही है। सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखिए कि x बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई ए इंटू यंग्स मॉडुलस डॉट एल, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो ग्राफ का स्लोप होगा ना, ये जो ग्राफ का स्लोप है वो स्लोप कुछ नहीं 1 बाई ए इंटू वाई ही है। क्लियर है? हाँ जी सर। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि आपका जो स्लोप है वो तो आप यहां से लिख ही सकते हो, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई बेस इज योर 1 मीटर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई व्हाट इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया, कहीं तो पढ़ा था मैंने, हाँ ये रहा 2 mm स्क्वायर। दिस इज योर 2 इंटू 10 टू द पावर -6, दिस इज योर यंग्स मॉडुलस। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें कि आपका जो ये यंग्स मॉडुलस निकल के आ रहा है वो आपको हो जाएगा 2 इंटू 0.25 इज योर 0.5 मल्टीप्लाइड बाई योर 10 टू द पावर -11। क्लियर है? सो ये दिख रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर 11। तो कंपेयर किया तो यहां से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ रहा है 2। देखा, सवाल इजी है, ग्राफ का बहुत थोड़ा सा प्यारा सा इस्तेमाल हुआ है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलता है प्रश्न में? द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ वायर of cross section area 1 centimeter square to double its length will be how much। कहने का मतलब है कि आपके पास एक वायर थी इस प्रकार से जिसका लेंथ सपोज कीजिए L था, आपने इसको खींच के 12 लेंथ का बना दिया है, राइट, 12 लेंथ का आपने इसको बना दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि भैया कितना फोर्स लगा के रखे हो यहाँ पे। ठीक बात है, अच्छा पूछ रहा है तो भाई सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपका अगेन फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन लेंथ। तो भैया चेंज इन लेंथ तो इतना ही है, चेंज इन लेंथ इज 12 माइनस एल, दैट इज योर एल ओनली। सो एल अपॉन, और ओरिजिनल लेंथ भी एल ही है। अच्छा, तो सर ये दोनों तो आपस में कट गया है, यानी कि जो फोर्स है दैट इज नथिंग बट एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस। तो सर यहाँ पे जो एरिया है दैट इज योर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो यंग्स मॉडुलस है वो सर इतना है, दैट इज योर 2 इंटू 10 टू द पावर 11। दिस बिकम्स 2 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन। तो कुछ ज्यादा ही फोर्स नहीं लगा दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा देखिए, काफी लंबा चौड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट है। ऐसा जब कोई बड़ा सा सवाल देखो बच्चा, तो बहुत जरूरी है कि आप सवाल को पढ़ते वक्त सीरियसली उसको पढ़े, उसको समझने के रूप से पढ़े, और डेटा को या फिर डायग्राम को भी बनाते चले। अ स्ट्रिंग ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 मिलीमीटर स्क्वायर and length 0.5 is connected with a rigid body of mass 2 kg. The body is rotated in a vertical circular path of radius 0.5 meter. The body acquires a speed of 5 meters per second at the bottom of its circular path. सही बात है सर। तो हम सभी को पता है कि जब आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, इस प्रकार से आपका बॉडी का जो है वो मोशन हो रहा है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जब ये बॉटम मोस्ट में है और अगर इस समय इसकी स्पीड को हम v पकड़ ले, तो इसका FBD कैसा बनाओगे? धागे में टेंशन T, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा होगा पार्टिकल का। सही बात है। और क्योंकि ये पार्टिकल आपको एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है जिसका रेडियस हम यहाँ पे या फिर लेंथ हम इसका L पकड़ ले, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? टेंशन माइनस mg शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि जो सर टेंशन है वो mg प्लस mv स्क्वायर बाई एल के बराबर है। अच्छा,
strain produced in the string when the body is at the bottom of the circle is dash. हमको ये ब्लैंक को भरना है. हमसे डायरेक्टली इस क्वेश्चन में स्ट्रेन पूछा है, ना कि चेंज इन लेंथ. स्ट्रेन क्या होता है? x अपॉन कैपिटल L, राइट? सो बेसिकली इफ यू सी, धागे में टेंशन T है, धागे का क्रॉस सेक्शन एरिया A पकड़ ले, यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय योर स्ट्रेन. सो हमसे इस प्रश्न में भैया स्ट्रेन पूछा है, यानी टेंशन अपॉन एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस. टेंशन की वैल्यू इतनी है, mg प्लस mv स्क्वायर बाई योर L, राइट, मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई a इंटू वाई. बस अब क्या बात है, डेटा को सब्स्टिट्यूट कीजिए. मास कितना है? 2 किलो है. सो 2 इंटू 10 इज योर 20 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर्स पर सेकेंड. तो उसका स्क्वायर किया तो 25, और लेंथ अपना जो है वो 0.5 मीटर है, यानी कि आपको 2 ऊपर भेज दीजिए बेसिकली. ठीक है, अच्छा, डॉट 1 बाई ए वाई. वो वेयर इज क्रॉस सेक्शन एरिया? 4 mm स्क्वायर. सो 4 इंटू 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई यंग्स मॉडुलस, जो कि आपका 10 टू द पावर 11 है. 10 टू द पावर 11 है. सो दिस बिकम्स इक्वल टू हाउ मच? यहाँ पे आपका कितना है? ये कितना हो जाएगा? 50, 2 25 50, 200 120. सो 120 डिवाइडेड बाई 4 multiplied by 10 to the power -5. So this becomes 30 multiplied by 10 to the power -5, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है 30. क्लियर है? आप ही के सामने पूरा सॉल्व किया है, राइट? तो थोड़ा सा तो आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. और सॉलिड वाले चैप्टर में अमूमन इसको इन्वॉल्व किया जाता है, इवन फ्लूइड्स में भी, जब आपको एक वेसल में फ्लूइड को लेकर घुमा दिया करते हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं. प्रश्न में क्या कहता है? इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज मेड डबल, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल and radius is half of its respective values, then the Young's modulus of the material of the wire will not get changed. कॉन्सेप्ट है ये. तो अब यंग्स मॉडुलस मटेरियल प्रॉपर्टी है, ज्यादा से ज्यादा वो मटेरियल के टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है, अगर आपने टेम्परेचर कुछ बहुत ज्यादा ही वेरी कर दिया हो जीवन में, राइट? लेकिन रेडियस और उसके डायमेंशन पे आपका यंग्स मॉडुलस निर्भर नहीं करता है. ठीक है, बढ़िया है. क्वेश्चन नंबर 10, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, राइट? क्या कहता है प्रश्न में? सवाल में हमसे कहता है, अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया दिस मच हैज अ ब्रेकिंग stress of this much. A block of 10 kg is attached at one end of the string and is rotating in a horizontal circle. The maximum linear velocity of the block could be how much? So again a concept of centripetal force. So basically इस बार आपका धागा इस प्रकार से है और आपका जो मास है वो इस प्रकार से है, और आपका जो पार्टिकल है वो इस बार ना एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे ऐसे घूम रहा है. तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऑब्वियसली आपका mg का तो कोई रोल नहीं होगा, लेकिन अभी भी धागे में आपका कोई टेंशन T होगा, राइट? एंड दिस टेंशन T, और अगर इस पार्टिकल का स्पीड हमने v पकड़ लिया है, दिस टेंशन T मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r. अच्छा सर, अब हमसे क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी. आप जैसे जैसे वेलोसिटी को बढ़ा रहे होगे वैसे वैसे टेंशन भी बढ़ रहा होगा, लेकिन टेंशन एक लिमिट के बियॉन्ड आप नहीं बढ़ा सकते ना, क्योंकि हमको दे रखा है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना है. ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू मैक्सिमम अलाउएबल टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि जो आपका मैक्सिमम टेंशन है वो आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया है. तो यहाँ पे उसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा उस वक्त टेंशन भी मैक्सिमम है, यानी कि इसको रिप्लेस कर सकते थे ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया. दिस इज योर mv स्क्वायर बाई r. हमसे पूछा क्या है? v की वैल्यू पूछ रही है. सो v इज इक्वल टू सिग्मा b एरिया इनटू r डिवाइडेड बाई मास का अंडर रूट. ठीक बात है सर. अब यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए. सिग्मा की वैल्यू कितनी है जनाब? 5 इंटू 10 टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 टू द पावर -4 है. ये आर क्या है? ये वाला चीज है, ये आर है जो कि हमको दे रखा है 0.5. तो इसको 1/2 लिख देते हैं. ठीक है, और नीचे में क्या है? मास है. तो मास कहाँ गया भैया? मास अपना 10 है, मास अपना 10 है. क्लियर है एकदम?
बढ़िया है सर। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें तो ये इसको कट करेगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी नीचे से बाहर 2 निकलेगा और ऊपर से ना 10⁴ यानी कि 10⁻², यानी कि 100 निकलेगा। तो आंसर कितना बच रहा है? 50। सो 50 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सेशन को अगर हो सकता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।